जय हिंद साथियों, मैं दिनेश सर आपका अपने रेकाइंड एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सारी वीडियो को पर डे बाय डे कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी बायोलॉजी को हम कंप्लीट करने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आपने देखा, हमने आपको मानव कंकाल तंत्र पढ़ाया, उसके बाद जॉइंट संधियाँ पढ़ाई, हड्डियों के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। यदि आपने इस टाइप की वीडियो नहीं देखी है, जो हमारी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको जो है श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, इसको जानने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। इसमें हम जानेंगे सांस हमारी कैसे आती है और कैसे निकल जाती है, किसके द्वारा आती है, किसके द्वारा निकल जाती है, हम कौन कौन सी गैसों को ग्रहण करते हैं और कितने परसेंट ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ हम कितनी परसेंट गैस बाहर निकाल देते हैं, कहाँ गैसों में कमी हो जाती है और कहाँ गैसों में वृद्धि हो जाती है, उस चीज़ को जानने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि कितने ऐसे जीव हैं जो नाक से, मतलब जो गलफड़ों से सांस लेते हैं, कौन से ऐसे जीव हैं जो फेफड़ों से सांस लेते हैं, और कौन से ऐसे जीव हैं जो त्वचा से सांस लेते हैं, और कौन से ऐसे जीव हैं जो पैरों के पीछे से भी सांस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ जानेंगे हम नाक में नासा छिद्र क्या होता है, नासा कपाट क्या होता है, उसका ब्रोंकाइलिस क्या होता है, ब्रोंकाई क्या होता है, वायु गुप्तिकाएँ क्या होती हैं। इन सभी चीज़ों को जानने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और एंटरटेनमेंट मेरे साथ करते रहिएगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आखिरकार ये करता क्या है, इसका काम होता है जो अंग होते हैं इसके, वो सांस लेने में मदद करते हैं। बात समझ आ रही है। श्वसन तंत्र में जितने भी अंग आते हैं वो क्या करते हैं, श्वास लेने में, हम सांस लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है ना। आगे अब बात करें श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग। ये क्या होता है, मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकलना, ठीक है ना। पहले हमने सांस अंदर ली जैसे, और धीरे 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 करके हमने छोड़ दी, तो उसी को बोलते हैं हम श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, ठीक है। पहले सांस अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। आइए जानते हैं, अगर सांस हम अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेना क्या कहलाता है, निश्वसन यानी इनहेलेशन। क्या कहलाता है, इनहेलेशन। सांस को बाहर निकालना क्या कहलाता है, निःश्वसन। देखो, सांस अंदर लेना निःश्वसन और सांस बाहर निकालना निःश्वसन, इसे बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है ना, कि सांस को अंदर लेना निःश्वसन, सांस को बाहर निकालना निःश्वसन, ठीक है ना। नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। अब देखते हैं सांस अंदर कितना लेते हैं। अगर कितना लेते हैं तो उसमें भाई कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब आपकी गैसें होंगी जो उसमें आती होंगी। सांस निकालते समय कितनी परसेंट गैस आपकी बाहर निकल जाती है और कितनी परसेंट गैस आप अंदर ग्रहण करते हैं, इसको जानने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे आपकी नाइट्रोजन है, N2 नाइट्रोजन है, तो 78% हमने लिया, सांस के माध्यम से खींचा नाइट्रोजन को और बाहर निकाल दिया 78%। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का काम कुछ नहीं हुआ, जैसे हमने जितना लिया उतना ही बाहर निकाल दिया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, भाई ऑक्सीजन के बिना तो कुछ नहीं है, तो हम लेते हैं 21%। कितना लेते हैं, 21% लेते हैं, और इसके बाद 17% हम गैस बाहर निकाल देते हैं। कौन सी, ऑक्सीजन। अब बात आती है, इसमें जो कमी हो जाती है वो 4% की हो जाती है। कितने की, 4% की। 4% की जो कमी हुई है, इसका मतलब 4% जो ऑक्सीजन हमने ली, तो वो हमारे पूरे शरीर में गई, शरीर के अंगों को लगी, और शरीर के अंगों को उसने क्या विकसित किया, क्या किया, विकसित किया। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछ लेता है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, तो एक्चुअली हम 21% लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर को आवश्यकता कितने परसेंट की होती है, या कितने परसेंट ऑक्सीजन हमारे शरीर में रह जाती है, तो वो है आपकी 4%, ठीक है ना। तो इस चीज़ को 21 को और 4% को आप याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम जानकारी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको 0.03% हम लेते हैं, और इसके साथ साथ समथिंग 4% हम बाहर निकाल देते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारे शरीर से वो 4% समथिंग एक्स्ट्रा निकल जाती है। 0.03% हमने ली, लेकिन निकाल कितनी दी, समथिंग 4%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करते हैं, और हम मानव जो होते हैं ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइएगा ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, ठीक है ना। और पौधे यदि लगाएंगे तो हम बच पाएंगे, यदि हम बचे हुए हैं तो पौधे बचे हुए हैं। तो आप पौधे मेरे नाम से ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। ये एक डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं श्वसन अंग का, ठीक है ना। एक डायग्राम है ब्रीथिंग ऑर्गन, ये इसमें कौन कौन से इसमें अंग होते हैं इसमें, ठीक है ना। ये एक लंग्स यानी फेफड़ा, फेफड़ा का एक जो है डायग्राम है फेफड़ा, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आप पहले ये देख लीजिएगा फेफड़ा किस टाइप का होता है आपके अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है इस टाइप की होती है। इसको हम बायां अगर ऐसे देखें तो बायां, और इसको हम दायां फेफड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बायां और इसको दायां यदि ऐसे देखें तो। अब बात आएंगे इसमें जानने का प्रयास करेंगे कौन सी चीज़ क्या होती है। देखिएगा ये जो होती है इस प्रकार से जो हमारी ग्रसनी होती है, इस प्रकार से श्वास नली, इसे बोलते हैं हम क्या, श्वास नली, श्वास नली। यहीं से हमारी सांस जो है फेफड़ों में अंदर जाती है, यहीं से हमारी सांस जो है क्या जाती है, फेफड़ों में अंदर जाती है, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा लेफ्ट स्ट्रीम, ये राइट, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर उधर साइड से देखें हम तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम दायां बोलते हैं, दायां अगर सामने वाले हिस्से से देखें, और इसको बोलते हैं हम बायां, क्या बोलते हैं, बायां, यानी कि दायां भाग और बायां भाग, ठीक है ना। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंची, ब्रोंक्योलेस क्या होता है, और इसके बाद प्लूरा क्या होता है, और इसके बाद आपका ये जो होता है इसे बोलते हैं हम डायफ्राम, इसे बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है इसको भी जानने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। ये बहुत ही मतलब सुरक्षा प्रदान करता है डायफ्राम, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आपकी ये छोटी छोटी होती हैं, ये छोटी छोटी इस टाइप से जो होती हैं, ये होती हैं आपकी वायु कूपिकाएँ। क्या होती हैं, वायु कूपिकाएँ, वायु कूपिकाएँ, ठीक है ना। इनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये चित्र है, आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि आपकी श्वास नली कहाँ होती है, इसके बाद डायफ्राम क्या होता है, इसके वायु कूपिकाएँ क्या होती हैं, इन चीज़ों को हम जानेंगे, ठीक है ना। प्लूरा क्या होता है, ये जो भाग होता है आपको प्लूरा कहलाता है। और जो आपकी ये जो होती हैं ये शाखा टाइप में जो फैली होती हैं इन्हें बोलते हैं ब्रोंची, यानी ब्रोंकाई बोलते हैं। इन सभी को हम डिटेल में जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए और स्टार्ट करते हैं और जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मनुष्य में सांस नाक से आता है, समझिएगा भाई। सबसे पहले मनुष्य में जो सांस आता है कहाँ से आता है, नाक से। अगर नाक ना हो तो सांस आएगा, नहीं आएगा। तो सबसे पहले सांस हमारे मनुष्य में हम में कहाँ से आता है, तो नाक से आता है, ठीक है ना। इसमें पहला आता है नासा छिद्र। क्या आता है, नासा छिद्र। और नासा छिद्र क्या होता है भाई, छिद्र से ही आपको पता लगा कि छेद हुआ होगा, छेद वाली जगह होगी। तो इसमें दो छेद होते हैं, कितने छेद, दो छेद होते हैं। एक से तो सांस का आगमन होता है और दूसरे से सांस का विसर्जन होता है। जैसे समझिएगा हमारे नाक में दो छेद हैं, एक ये है और एक है। अब देखिए आपने कुछ लोग देखे होंगे ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं, एक सांस से लेंगे और दूसरी से ऐसे करके निकाल देते हैं। तो इसका मतलब हुआ इसमें नासा छिद्र में दो छेद होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है हमारा क्या कहलाता है, नासा छिद्र कहलाता है। प्रैक्टिकल कर सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है ना, नासा छिद्र कहलाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नासा कपाट। तो ये बात समझ में आ गई, सांस लेना और सांस बाहर निकालना क्या कहलाता है, नासा छिद्र कहलाता है। अब बात आती है भाई नासा कपाट क्या होता है। नासा कपाट क्या होता है, जो हमारी वायु है, वायु, तो वायु को नमी प्रदान करने के लिए, वायु को नमी प्रदान करने के लिए धूल हैं, कण हैं, जीवाणु हैं, इनको छिपाने के लिए, ठीक है ना।
आप इसमें अंदर घुसेंगे, जैसे नाक के अंदर वाले पार्ट में जाएंगे, तो जो साइड में जो होता है वो होता है नासा का पार्ट, ठीक है ना। इसमें जितने भी आपके धूल के कण आते हैं, ठीक है ना, तो इनको ये क्या करता है, रोक देता है, छिपा देता है, अंदर जाने नहीं देता है। और आप इसको कभी कभी मुंह जब धोते हैं तो बाहर ऐसे करके निकाल देते हैं। तो इसी को बोलते हैं, साइड वाली चीज़ को बोलते हैं नासा का पार्ट, ठीक है ना। अब बात आता है ग्रसनी, फेरिंग फिटिंग्स। ग्रसनी क्या होता है भाई, तो ग्रसनी को हम पढ़ा चुके हैं। इसका संबंध होता है नाक का मुंह से, ये नाक को जो है मुंह से जोड़ देती है। अब समझिएगा, अब आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और ऐसे देखते देखते नाक में होकर निकाल देते हैं, नाक में देखते। अब कैसे निकाल देते हैं, ये कैसा भाई तरीका है, तो वही समझना है आपको कि ग्रसनी के द्वारा, आपकी जो नाक है मुंह से जुड़ी हुई होती है, तो ग्रसनी के द्वारा ही हम इस धुएं को बाहर निकाल देते हैं। किसी ने देखा होगा जैसे धुआं सूतिएगा और नाक में होकर निकल जाता है, किसके द्वारा, ग्रसनी के द्वारा। तो बात समझ में आ गई होगी, कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। आगे बात करते हैं स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या होता है, लैरिंग्स, इसे हम लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। इसी को बोलते हैं हम कंठ, इसी को क्या बोलते हैं, कंठ। कंठ क्या होता है हमारा, ये इसी में होता है, कंठ यहाँ होता है कंठ। भाई कंठ के माध्यम से ही एक अच्छा संगीतकार बनता है। आपने लता मंगेशकर का नाम सुना होगा कि उनकी कितनी प्यारी आवाज़ थी, पूरे देशवासियों ने उन्हें जाना समझा और बहुत अच्छा माना संगीत के क्षेत्र में। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, हमारा कंठ पर निर्भर करता है कि हमारा कंठ यदि अच्छा है तो संगीत जो है हमारा बहुत ही अच्छा होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्वर तंत्र क्या होता है, इसी को हम कंठ के नाम से जानते हैं। इसी की मदद से हम गाने और भजन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे प्रकार से गा पाते हैं। आगे बात करेंगे श्वास नली। श्वास नली क्या होती है, इसको बोलते हैं ट्रकिया। तो इसका काम होता है स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ना, स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ना। जैसे हमारी सांस आती है ना, तो सांस को जो है हमारी किससे, जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो अंदर तक कौन पहुंचाता है, तो यही एक ट्रकिया, एक लंबी लंबी ऐसे जुड़ी होती है। तो इसी के माध्यम से एक पाइप होता है, इसी के माध्यम से हमारी जो सांस है फेफड़ों में चली जाती है, जिसे बोलते हैं हम श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आता है ब्रोंकाई। ब्रोंची क्या होता है, तो यह छोटी छोटी शाखाओं में बटी होती है। हमने आपको बताया था, देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। आपकी ये छोटी छोटी शाखाएं हैं, ये जो निकली हुई हैं, छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई हैं, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। अब बात करेंगे ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस क्या होता है, तो यहीं से आपका जो होता है गैसों का विनिमय होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। वह एलिवियोली तक ले जाने का काम इसी का होता है, किसका, ब्रोंकियोलेस का। तो गैसों का आदान प्रदान या विनिमय का माध्यम कौन है, आपका ब्रोंकियोलेस है, ठीक है ना। इसके बाद आता है वायु कोष्ठक यानी एलिवियोली। एलिवियोली क्या होता है, यह जो होता है O2 और N2, ठीक है। N2 मतलब O2 को किस में बदल देता है, N2 में बदल देता है, कौन, वायु कूपकाएं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भाई O2 को N2 में कौन बदलता है, तो वायु कोष्ठक यानी वायु कूपकाएं या एलिवियोली, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। इसके बाद एक आता है हमारा डायफ्रेम। डायफ्रेम क्या होता है, देखिएगा हमने डायफ्रेम में आपको अभी समझाया था कि डायफ्रेम क्या होता है। तो डायफ्रेम हमारा ये वाला पार्ट होता है, डायफ्रेम ये वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। और डायफ्रेम जो होता है भाई सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। क्या चीज़, सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, ठीक है। इसका काम फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करना और खींची हुई सांस को बाहर निकालना होता है, ठीक है ना। जैसे ही हम सांस लेते हैं ऐसे, इसके बाद जब सांस लेते हैं अंदर जाते हैं तो बाहर कौन निकालता है, तो डायफ्रेम की मदद से ही सांस जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। और जब भी कोई आपके जो है कोई मतलब प्रेशर लगाता है, कोई यहाँ पर छाती पे कुछ मार देता है, तो डायफ्रेम जो है सुरक्षा प्रदान करता है, किसको, फेफड़े को। तो ये बात, डायफ्रेम के दो काम हैं, फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करना और सांस को बाहर निकालना। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जानने का और प्रयास करते हैं कि सांस को फेफड़ों से पूरे शरीर में कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। कौन लेके जाता है, ब्लड। समझिएगा,
हमारे अंदर सांस आई, अब इसको कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि लेके जाएगा कहाँ तक, फेफड़ों से कहाँ ले जाएगा, पूरे शरीर में ले जाएगा, ठीक है ना, पूरे शरीर में ले जाएगा। तो वो है हमारा ब्लड। क्या है, ब्लड। ब्लड क्या होता है, इसमें धक्का देता रहता है। क्या देता रहता है, धक्का। हमारा हीमोग्लोबिन भी होता है, इसमें मदद करता है, मतलब सांस को ले जाने में। तो ब्लड जो है धक्का देने का काम करता है मेन, ठीक है ना। ब्लड ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाता है। ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है, कोशिका में। तो कोशिका वाला चैप्टर हमने पढ़ाया है, समझिएगा। अब हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन, जैसे ही हमने ऑक्सीजन ग्रहण की वो आई फेफड़े में, और फेफड़े से कौन ले गया, ब्लड ले गया। कहाँ ले गया, हमारी जो कोशिका होती है उसमें ले गया। कोशिका में कहाँ ले जाएगा, तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ ले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा ऊर्जा ग्रह माना जाता है। क्या माना जाता है, ऊर्जा ग्रह माना जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से। तो ऑक्सीजन मतलब जो है ऑक्सीजन जो होती है इसको ले जाने का काम कौन करता है, ये करता है हमारा ब्लड। और कहाँ ले जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, आरबीसी में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ले जाता है। तो समझने का प्रयास करिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर घुमा देता है कि आरबीसी में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, ठीक है ना। पूरे शरीर में कौन ले जाता है, तो आपका ब्लड है। आपसे पूछे पूरे शरीर में कौन ले जाता है, तो आपका ब्लड है। लेकिन आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन को आरबीसी में कौन ले जाता है, तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लड हमारा कौन कैसे कैसे आगे ले जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट और जानने का प्रयास करेंगे। नोट में देखिएगा, हमने कुछ नोट लिखा है कि फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाने का मुख्य कार्य जो होता है हीमोग्लोबिन का होता है। किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। तो हमने अभी बताया था कि ब्लड क्या करता है, इसमें केवल धक्का लगाता है। क्या लगाता है, धक्का। जैसे ही हमारे अंदर ऑक्सीजन आई और कहाँ गई, फेफड़ों तक गई, और हमारा ब्लड आया और वो लेके चल दिया, ठीक है ना। उसके साथ साथ ही ब्लड के साथ साथ हमारा क्या आता है, हीमोग्लोबिन आता है। वो पकड़ के ले जाता है और वो उसमें धक्का लगा देता है, चल भाई चल, चल भाई चल, ठीक है ना। तो धक्का लगाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जबकि ले जाने का मुख्य कार्य किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट और बात करते हैं, ब्लड कोशिकाओं में जमा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है, ठीक है ना। तो हमारी जो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको उठाकर आजा भाई आजा, ब्लड को लेके गया हीमोग्लोबिन। धक्का किसने लगाया, ब्लड ने। अब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बैठी थी उससे कहता चल 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 हमारे साथ चल, तो उसको उधर से भी ढकेल के ले आता है कौन, ब्लड। कहाँ तक, फेफड़ों तक। और जैसे ही फेफड़ों तक आता है तो हमारे मुंह के द्वारा, हमारी नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है, ठीक है ना। और हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने देखा होगा कभी कभी जब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसका धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं। जब वो धुआं निकलता है, उस धुएं में ही हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड छिपा होता है। ये गैस होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसी में छिपा होता है। जब हम बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी पीने के साथ साथ एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाती है अंदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो भी अंदर चली जाती है। तो दोनों गैस जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, दोनों गैस गई हमारे अंदर। अब बात आती है, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन आता है, देख लेता है भाई ऑक्सीजन को लेके जाएं या कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएं, बड़ा कन्फ्यूज आता है। हीमोग्लोबिन को क्या है, प्यार हो जाता है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कार्बन मोनोऑक्साइड से कहता है कि चल भाई चल, तू चल हमारे साथ, और ऑक्सीजन को वहीं छोड़ देता है, कहाँ, फेफड़ों में। तो हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है और ये बहुत ही नुकसानदायक होती है। इससे जो है एम्फीसिमा नामक रोग भी पैदा हो जाता है। तो दोस्तों कभी सिगरेट मत पीजिएगा, धुआं मतलब ऐसी चीज़ें, सिगरेट हुई, बीड़ी हुई और आपका अल्कोहल, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करिएगा, ये मेरी सलाह है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन है फिर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाने पर वो मजबूर हो जाएगा, ऑक्सीजन को लेके नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो पाया जाता है CO में, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, धुआं होता है, ठीक है ना, इनमें ही कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। अब बात करते हैं नोट में क्या है, हीमोग्लोबिन CO और CO2
O2 दोनों को ले जाता है, CO को ले जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन से निकलता है। तो ये बात हमने आपको समझा दिया अच्छे से। नेक्स्ट और चलते हैं, जानकारी लेते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब हमारा जो श्वसन होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है अंतः श्वसन। मतलब एक तो बाहर हो जाता है श्वसन और एक होता है अंतः श्वसन, मतलब अंदर हमारे शरीर के। आपने देखा कभी मेंढक का जो बच्चा होता है जब निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है तो उसकी त्वचा से श्वसन होता है, तो उसे बोलते हैं बाह्य श्वसन, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे अंदर श्वसन होता है तो उसको बोलते हैं हम आंतरिक श्वसन। अब ये श्वसन होता कैसे कैसे उसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जो बाह्य श्वसन होता है एक्सटर्नल, वो फेफड़ों में होता है, इसमें फेफड़ों द्वारा होता है। और आंतरिक श्वसन जो होता है ये इंटरनल, ये कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है ना। और कोशिकाओं में भी वो होता कैसे उसको जानने का प्रयास करेंगे। भाई कोशिका के अंदर ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया आता है और जीव द्रव्य आता है, पढ़ा चुके हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ आपकी किस में आती हैं, कोशिका के अंदर ही आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य। इसके बाद हम बताएं कि जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जो जीव द्रव्य है एक प्लाज्मा लिक्विड आकृति का होता है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें अनॉक्सी श्वसन होता है। कैसा होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। लेकिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब हम बात करेंगे, यहीं पर समझाएंगे आपको कि 38 ATP क्या होता है, 38 ATP से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है ग्लूकोज के रूप में, उस चीज़ को हम यहीं पर समझाने का प्रयास करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 38 ATP कैसे बनता है, हम आगे की वीडियो में आपको समझा देंगे। तो कहाँ समझाएंगे, तो इसी पार्ट में, इसी टॉपिक में आपको समझाएंगे कि 38 ATP ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हमारे जो जीव द्रव्य है इसमें 4 ATP बनते हैं। कितने, 4 ATP बनते हैं, किसमें, जीव द्रव्य में। अब जो 4 ATP जो होते हैं ये 2+2 में टूट जाते हैं। क्या होता है, 2+2 में टूट जाते हैं। इसमें से जो 2 बचते हैं, ठीक है ना, 2 जो बचते हैं तो ये जो होते हैं ये किसमें, पायरुविक एसिड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, पायरुविक एसिड में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 ATP जब टूटे तो क्वेश्चन पूछेगा 2 ATP 2+2 ATP टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इस टूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ से केवल 2 ही टूटे हैं और 2 हमारे कहाँ हैं, 2 अभी जीव द्रव्य में हैं। 2 कहाँ हैं, जीव द्रव्य में हैं। तो 2 टूट के क्या बन गए, पायरुविक एसिड बन गए, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बन जाता है। तो यहाँ से क्या बने, हमारे 2 पायरुविक एसिड बने। बात समझ पा रहे हैं भाई। 4 ATP जीव द्रव्य में थे, इसमें 2+2 में टूट गए तो 2 यहाँ रह गए और 2 हमारे यहाँ आ गए। 2 यहाँ आकर 2 पायरुविक एसिड में बदल गए। और 1 पायरुविक एसिड बराबर होता है 18 के। तो 2 पायरुविक एसिड बराबर कितने हो गया, 36 ATP के। 1 पायरुविक एसिड बराबर होता है हमारा किसके, 18 ATP के। और 2 ATP बराबर किसके हो गया, 36 ATP के। तो इस प्रकार से 2 पायरुविक एसिड से हमें जो ATP प्राप्त होते हैं वो होते हैं 36। कितने, 36। तो हम कह सकते हैं कि 2 पायरुविक एसिड बराबर 36 ATP के होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया को 38 ATP की आवश्यकता होती है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, जब तक मुझे 38 ATP नहीं मिलेगा तब तक मैं ऊर्जा नहीं बनाऊंगा। भाई अगर 36 मिल रहा है तो नहीं बनाऊंगा, 37 मिल रहा है तो नहीं बनाऊंगा, मुझे 38 ATP चाहिए। तो 38 ATP मिले कैसे, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। 36 ATP आप समझ चुके हैं कि 2 पायरुविक एसिड से बराबर क्या होता है, 36 ATP होता है। तो हमारे जो बच्चे कुछ ऐसे जीव द्रव्य में 2 ATP और पायरुविक एसिड से मिले हमें 36 ATP। तो इस प्रकार हमारे हो गए भैया कितने, 38 ATP। कितने हो गए, 38 ATP। और माइटोकॉन्ड्रिया को आवश्यकता कितनी की थी, 38 ATP की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे ही 38 ATP मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या शक्ति गृह कहा जाता है। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जानकारी और देते हैं आपको। देखिएगा 38 ATP होने पर ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है ना। एपिग्लाटिस, ये क्या होता है, एपिग्लाटिस
ठीक है ना। एपिग्लाटिस ये क्या होता है, इसका जो काम होता है वायु को वायु भाग में और भोजन को भोजन भाग में ले जाने का काम होता है, ठीक है। एपिग्लाटिस एक ढक्कन की आकृति होती है, किस प्रकार की, एक ढक्कन का काम करता है। देखिए समझिएगा कैसे। हमारा ये एपिग्लाटिस है, ठीक है ना, एपिग्लाटिस है। इधर हमारा क्या है, एक फेफड़ा, एक इधर हमारा वायु मार्ग है, इधर वायु मार्ग है, और इधर क्या है हमारा, इधर के भोजन मार्ग है, ठीक है ना। ये क्या भोजन मार्ग है। अब जैसे ही क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, देखिए यहाँ से समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है। ये दरवाजे खुले हुए हैं, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। अब ये जो ढक्कन होता है ये क्या काम करता है, जैसे वायु आई तो ये हट के इधर से इधर आ जाता है, इधर से इधर आ जाता है, और इसको क्या ढक लेता है, इसको क्या ढक लेता है, और ये वाला जो वायु मार्ग है ये खुल जाता है। लेकिन जैसे ही खाना आता है, जैसे ही खाना आता है तो ये क्या काम करता है, जैसे ही खाना आता है तो ये इस वाले मार्ग को ढक लेता है और इस वाले को खाली कर देता है। तो भोजन हमारा इधर चला जाता है, भोजन हमारा इधर चला जाता है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा हमें हिचकी क्यों आती है, यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे हिचकी क्यों आती है। कभी कभी हम किसी की याद में खोए रहते हैं, आहा बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, या फिर हम और भी कहीं देखते रहते हैं, आज वो करेंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे, मम्मी जी ने ये बताया था, पिताजी ने वो बताया था। तो हमारा क्या है, हम खाना खाते समय हमारा दिमाग जो है दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है ना। जो हमारा ब्रेन होता है ये दूसरी तरफ चला जाता है। अब ब्रेन की अवस्था में एपिग्लाटिस को पता ही नहीं लगता भाई, इसको एपिग्लाटिस जो होता है इसको बताता कौन है, हमारा ब्रेन बताता है। अब ब्रेन ससुरा कहाँ पर है, दूसरी ओर है, ब्रेन कहाँ पर है, दूसरी ओर दिमाग लगा रहा है। अब उसको पता ही नहीं है, एपिग्लाटिस में मान लीजिए भोजन आया तो उसको पता ही नहीं है, वो आराम से मस्त बैठा है, और भोजन हमारा आ रहा है तो भोजन हमारा कहाँ, वायु मार्ग में चला जाता है, वायु मार्ग में चला जाता है। तो अचानक से वायु मार्ग में जैसे ही पहुँचता है हिचकी लगती है, हिचकी लगती है ना, है ना हिचकी लगती है तो हमें लगता है ओ यार हिचकी आ रही है, हमें कोई याद कर रहा है। और मम्मी जी कहती हैं हाँ भैया सफ़ेद चूल्हा हो रहा है, कोई हमें याद कर रहा है। भैया आपको याद कोई नहीं करता है, आपको कौन याद करेगा, ठीक है, कोई आपको याद नहीं करने वाला। जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी कोई याद नहीं करेगा, पहले जॉब लगाइएगा, ठीक है। तो इसका काम होता है, एपिग्लाटिस का काम होता है जो है वायु मार्ग को रोकना और भोजन मार्ग को रोकना, कब कब रोकना है, ठीक है। तो ये कौन बताता है, एपिग्लाटिस ही बताता है, ठीक है। तो कभी तो अब फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब कोई आता है तो इसमें हाथ मार देता है ऐसे करके, और हमारा मस्तिष्क जो होता है वो कहता है ओ यार एपिग्लाटिस को हमने कुछ बताया ही नहीं, ये बंदा खाना खा रहा है, ठीक है ना। तो जब हमारा दिमाग सही हो जाता है तो भोजन जो है भोजन मार्ग में और वायु जो है वायु मार्ग में चली जाती है, ठीक है। तो एपिग्लाटिस हमारा हिचकी दिलाने में भी मदद करता है, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब आगे आता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है, वेंटिलेटर को जानने का प्रयास करेंगे, ये वेंटिलेटर क्या होता है, ठीक है। देखिए वेंटिलेटर में क्या होता है, कभी कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कहते हैं भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, इस व्यक्ति को वेंटिलेटर चाहिए। तो वेंटिलेटर पे उस मरीज को रखा जाता है जिसको बहुत ही ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है, ठीक है ना। जिस रूम में जो व्यक्ति मतलब देखता है इसको, उसको इंटेंसिव केयर बोलते हैं। लेकिन जिस रूम में जिस मरीज जिस रूम में होता है इसको यूनिट बोलते हैं, इसलिए इसको आईसीयू बोलते हैं। कि व्यक्ति को ज़रूरत है, इसको कहाँ रखो, आईसीयू में रखो। किस में रखो, आईसीयू में रखो, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी आईसीयू में रखा जाता है। देखिए समझिएगा, यह एक मशीन होती है, क्या होती है, वेंटिलेटर एक मशीन होती है। सांस नहीं लेने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब व्यक्ति सांस नहीं लेता है तो मरीज को केयर करने वाले व्यक्ति को, जो मरीज की केयर करता है उसको बोलते हैं इंटेंसिव केयर, उसको बोलते हैं इंटेंसिव केयर। लेकिन जिस रूम में वो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। इसी को बोला जाता है इंटेंसिव केयर यूनिट, इसी को बोला जाता है शॉर्टकट में आईसीयू। क्या बोला जाता है, आईसीयू। किस में रखा गया बच्चे को, आईसीयू में रखा गया है। तो आई होप ये वाली जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, बेहतर लग रही होगी। इस सभी जानकारी को अपने परिवार को बताएं, छोटे बच्चों को बताएं, समझाएं कि आईसीयू क्या होता है, हिचकी कब आती है, सारी चीज़ों को समझाएं। चलिए और जानने का प्रयास करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में आपके
पूछे जाते हैं, इनको जानने का भरपूर प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सीधे सीधे पूछेगा मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 20 बार, 16 से 20 बार, ठीक है ना। मनुष्य सांस कितनी लेता है, 16 से 20 बार। लेकिन धड़कनें कितनी चलती हैं, 72 बार। धड़कना कितना है, 72 बार, ठीक है। अब सांस की बात आएगी तो कितनियां हैं, 16 से 20 बार। नेक्स्ट पूछेगा वेंटिलेटर पर मरीज को ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो वो है भैया आपकी हीलियम, ठीक है ना, हीलियम। ये गैस आपकी क्या है, टायरों में भी भरी जाती है। किसमें, टायरों में भी भरी जाती है। इसके बाद पूछेगा कि समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो वो है आपकी नाइट्रोजन। जब आप कहाँ जाएंगे, वेंटिलेटर पर जाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन के साथ साथ मिलेगी हीलियम गैस। जब आप किसी समुद्र के अंदर जाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट, मनुष्य में नॉर्मल सांस आधा लीटर लेना कहलाता है। मतलब आधा लीटर जब हम लेते हैं सांस तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल आधा लीटर लेते हैं तो उसको बोलते हैं टाइडल या वॉल्यूम। इसको बोलते हैं टाइडल, क्या बोलते हैं, टाइडल, ठीक है, नॉर्मल में। नेक्स्ट, किस बीमारी में फेफड़ों में सूजन आती है, देखो समझो, किस बीमारी में फेफड़ों में सूजन आ जाती है, ठीक है, और वायु कूपिका में पानी भर जाता है, वायु कूपिका में पानी भर जाता है, तो एक रोग होता है हमारा निमोनिया। ये ज़्यादा छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। जब भी आप छोटे बच्चों को देखेंगे बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है। तो उनको निमोनिया होता क्यों है, क्योंकि फेफड़ों में सूजन आ जाती है, ठीक है ना। तो एक मशीन देखी होगी, एक मशीन ऐसे करके बच्चों में लगा देते हैं और उसमें जो है वायु छोड़ देते हैं, मतलब वो चलती रहती है, वायु के द्वारा सांस लेती रहती है। इसका मतलब जो फेफड़े होते हैं उसको सही करने का काम करती है, ठीक है ना। जो वायु कुपियों में क्या होता है, जो पानी भरा होता है वहाँ से निकल जाता है और निमोनिया हमारा सही हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इस चीज़ को भी। फेफड़ों में फेफड़ों में और तंत्र में गड़बड़ी होने पर कौन सी बीमारी होती है, तो ये होती है हमारी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तंत्र में गड़बड़ी होने पर और फेफड़ों में गड़बड़ी होने पर। अगर आप कभी टीबी हो जाए तो समझ लीजिएगा या तो आपका फेफड़ा खराब है या फिर आपका तंत्र खराब है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस बीमारी में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है, तो एक रोग होता है डिप्थीरिया। कौन सा रोग होता है, डिप्थीरिया रोग होता है। तो डिप्थीरिया रोग गांव में बहुत कम सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, गले में एक झिल्ली टाइप में बन जाती है, गला जो है हमारा इसमें झिल्ली टाइप में बन जाती हैं, तो सांस लेने में फिर परेशानी महसूस होती है। इसी बीमारी को बोलते हैं हम क्या, डिप्थीरिया। इसी कारण होती है हमारी कौन सी बीमारी, डिप्थीरिया। नेक्स्ट बात करेंगे, स्तनधारी सांस लेते हैं। स्तनधारी, भाई हम भी स्तनधारी में आते हैं, तो बताओ हम कहाँ से सांस लेते हैं, फेफड़ों से। कहाँ से लेते हैं, फेफड़ों से। इसके बाद मछली सांस लेती है कहाँ से, गलफड़ों से। मछली कहाँ से लेती है, गलफड़ों से। उसके दो गलफड़े होते हैं साइड में, तो वहीं से सांस लेती है। इसके बाद आता है मेंढक का जो बच्चा होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, वो सांस कहाँ से लेता है, वो लेता है गलफड़ों से। लेकिन जैसे ही वह जवान अवस्था में जाता है, जवानी में जाता है, तो सांस लेने लगता है फेफड़ों से। कहाँ से, फेफड़ों से। छोटा बच्चा आता है तो सांस ली गलफड़ों से, थोड़ा बड़ा हो गया तो सांस ली कहाँ से, फेफड़ों से। अब देखिएगा और बुढ़वा हो जाएगा, बुढ़वा का मतलब थोड़ा निष्क्रिय हो जाएगा। जब मेंढक निष्क्रिय हो जाता है तो सांस लेता है त्वचा से, ठीक है ना। अब ये क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी आपने मेंढक को देखा होगा, वो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम आता है और वैसे ही वो निकल आते हैं, तो कहते हैं ओह भाई साहब ये पीरा मेंढक है, पीरा मेंढक बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई साहब वो मेंढक ज़मीन से निकल के आया इसलिए पीरा हो गया है, ठीक है ना। तो बरसात के मौसम में मेंढक निकल आते हैं और दिनेश कुमार तो आपको पढ़ाने के लिए खुद ही चले जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है जानने का प्रयास करिएगा। ये होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। कीड़े मकोड़े सांस लेते हैं सांस नली से। कहाँ से लेते हैं, सांस नली से। कीड़े मकोड़े सांस कहाँ से लेते हैं, सांस नली से लेते हैं। कॉकरोच सांस लेता है पैरों के पीछे से। देखिए कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच, अगर हम इसका सर काट दें, क्या काट दें, सर काट दें, तो भी कि जिंदा रहता है, 8-10 दिन तक जिंदा रहता है। क्यों, क्योंकि जो इसके पैर होते हैं पीछे, कि वहाँ से सांस लेता है, पीछे से सांस लेता है। जब इसे सांस मिलती रहेगी तो ये जीवित रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात होती है। अब बात करें सांस नली का आकार कैसा होता है, तो वो होता है अर्धचंद्राकार। जिस प्रकार से आधा चंद्रमा होता है उसी प्रकार सांस नली का आकार होता है। बात करें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रक्त
ऑक्सीजन का आदान प्रदान कितना प्रतिशत करता है? हीमोग्लोबिन। अगर मान लीजिएगा हीमोग्लोबिन ना हो तो रक्त का जो आदान प्रदान है वो कितना होगा, मतलब रक्त जो है आदान प्रदान ऑक्सीजन का कितना हो परसेंट करेगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर बताता है कि भाई आपका क्या हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो भाई साहब हीमोग्लोबिन दिमाग में आइडिया आना चाहिए, तो यार हीमोग्लोबिन कम हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी, हमारा ब्लड ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में नहीं ले जा पाएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई डालते हैं और ब्लड के साथ साथ आपको हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छा बना देते हैं। जब हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाता है तो आपका जो है ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो याद रखिएगा आपका हीमोग्लोबिन कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो है आपका कितना, 2%। कितना ले जाता है, 2% ले जाता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रक्त जो है ऑक्सीजन को कितना परसेंट ले जाता है, 2% ले जाता है। नेक्स्ट बात करें, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? जो श्वास नली होती है इसकी लंबाई होती है 5 इंच। कितनी होती है, 5 इंच। आइए और जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, यहीं पर टॉपिक हमारा खत्म होता है। दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, आप दिल से बताइएगा, टॉपिक कैसा लग रहा है, पढ़ाने में कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप बताइएगा, दिल से बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्या मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, सभी दोस्तों को बताइएगा, उनको शेयर करिएगा वीडियो को, और जो है लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जितना हो सके आप भरपूर प्रयास करिएगा, मदद करिएगा, ठीक है। रैंकाइन एकेडमी की आप मदद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।